वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 14 मई 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। नेवर लुक बैकवर्ड्स और यू विल फॉल डाउन द स्टेयर्स। इसका बेसिक मतलब यही है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर इन द सेंस कि आपके जीवन में जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो छोटी छोटी जो पास्ट की चीज़ें हैं उसके बारे में मत सोचिए, उसके बारे में दुखी मत होइए, राइट। वरना होगा क्या कि आपका जो फ्यूचर है या फिर जो आप एक प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर से आपका अटेंशन जो है वो या फिर आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन 20th में इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल फोन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईआरएस ऑफिसर्स के ऊपर एक केस किया गया है। तो यहाँ पर जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैबिट्स के ऊपर है। लोकल मोटिव, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लोकल प्रोडक्शन के बारे में बात बताई है या फिर जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया है, तो उसको लेकर एक एडिटोरियल आज द हिंदू में हमें देखने को मिलता है। फिर एक दूसरा एडिटोरियल है, इसका नाम है लिक्विडिटी लाइफलाइन। ये लिक्विडिटी लाइफलाइन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। आज की फर्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो भी इस लिक्विडिटी लाइफलाइन के साथ जुड़ी हुई है। निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है, डिटेल्स जो है वो अनाउंस की है, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे एड ऑन्स यानी कि बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो ऐड किए हैं ताकि फ्यूचर में इसी चीज़ को लेकर अगर डिस्कशन होगी तो ये सारे आज के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत काम आएंगे, राइट। तो जो एडिटोरियल है उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किए हैं। और लास्ट में बात करेंगे प्लान टू रिवाइव ए ब्रोकन इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इट्स टाइम टू गिव आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो हक है, उनका जो सम्मान है वो हमें उनको देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती हैं सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। और सीबीडीटी के जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। इस रिपोर्ट का नाम है फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। इसका शॉर्ट फॉर्म है फोर्स। तो ये जो फोर्स रिपोर्ट है इन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया। उसके बाद ये इसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी हुई और आज कुछ 50 जितने ऐसे आईआरएस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनके ऊपर इंक्वायरी है। क्या ये लोग करप्ट हैं? नो। क्या इन्होंने किसी मिनिस्टर को या फिर गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी चीज़ की है जो उनको नहीं करनी चाहिए? क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है? नहीं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उनको ये लगा कि भारत जो हमारा देश जो है कोविड-19 के सामने, इस एपिडेमिक के सामने लड़ रहा है, तो इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आईआरएस ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की और उल्टा हो गया कि उनके ऊपर केस हो गया। अब इस रिपोर्ट की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। रेजिंग द हाईएस्ट स्लैब रेट टू 40%, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उनके ऊपर पर ईयर जो इनकम टैक्स है वो 40% होना चाहिए। ये एक सुझाव था इस रिपोर्ट में। फिर है कि वेल्थ टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया जाए। जिनके पास 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की वेल्थ है तो उनको वेल्थ टैक्स पे करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन था इस रिपोर्ट का। फिर प्रोवाइडिंग एन एडिशनल वन टाइम सेस ऑफ 4% ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ 10 लाख एंड अबाव। जिनकी इनकम 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो वन टाइम एक बार उनसे हमें 4% सेस कलेक्ट करना चाहिए। ये सेस जो है ये कोविड-19 रिलीफ के लिए है। प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ फॉर सेक्टर्स हिट हार्ड बाय कोविड-19, वे सारे सेक्टर्स जो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं,
तो उनको एक टैक्स रिलीफ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। और इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि अगर आपको लेट्स से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, राइट, तो आपको वसीयत जो हम कहते हैं, तो इसके ऊपर एक इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो ऐड करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सुझाव देने के बदले में इनके ऊपर केस हुआ। तो सो फार आपको पता चल गया होगा कि ये जो चीज़ उनके साथ हुई है वो गलत हुई है। तो ये जो पूरी मैटर है, पूरी कंट्रोवर्सी है, इसने एक और चीज़ को, मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत बार डिस्कशन होती रहती है, इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे गए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और ये एक जनरलिस्ट वर्सेस, यहाँ पर जर्नलिस्ट हम नहीं कह रहे हैं, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम कहते हैं आईएएस जो हैं, ये एक जनरलिस्ट हैं। जनरलिस्ट का मतलब ये है कि इनको किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, इनको अलग अलग फील्ड के बारे में बेसिक चीज़ें पता है, राइट। वो एक्सपर्ट नहीं है किसी भी एक फील्ड के। इसी कंपैरिजन में अगर आप दूसरी सर्विसेज को देखें, फॉर एग्जांपल आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो ये एक स्पेशलिस्ट सर्विस है। एक आईआरएस फॉर एग्जांपल, तो ये एक स्पेशलिस्ट सर्विस है, और बाकी की जो सर्विसेज है वो भी स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं। कि यहाँ के जो ऑफिसर, फॉर एग्जांपल एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनको पुलिसिंग के बारे में आईएएस ऑफिसर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर को ज़्यादा पता होगी। लेकिन फिर भी होम मिनिस्ट्री जो है, उसके मेन हेड जो होते हैं, मिनिस्टर के बाद जो पोस्ट है वो हैं आईएएस ऑफिसर जो हैं, वही सेक्रेटरी होते हैं। सेम थिंग हैपन्स विथ वेरियस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी यही चीज़ है। जो स्पेशलिस्ट हैं वो उस रैंक तक नहीं पहुंच पाते। जनरली जो सेक्रेटरी लेवल हैं वो आईएएस ऑफिसर से ही भरा हुआ है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। मेरे पास पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई विल बी वेरी ब्रीफ हियर। एक एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि हमारी जो पुलिस सिस्टम है भारत में, इसको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आई एम नॉट जस्ट करप्शन और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक पुलिस वाला जो है वो करप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। लेकिन जनरली एक छवि है कि खास करके ट्रैफिक में जो लोग खड़े हुए होते हैं, तो उसके बारे में ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं, तो उनके बारे में यही एक छवि है कि वो बस करप्शन ही करते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट। ये एक स्टीरियोटाइप है। थरोली ये टोटली 100% मीन्स ये बात सही नहीं है। एनीवे, अब बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि पुलिस सर्विसेज को हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें पुरानी चल रही है, ब्रिटिश टाइम पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वही चल रहे हैं, और पुलिसिंग में भी देखा जाए तो जो मीन्स इतने जो एक टॉप लेवल पर खास करके जो हमें ऑफिसर्स मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो सिविल सर्विस की यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन करने के बाद वो चाहते हैं कि वो आईएएस बन जाएं, लेकिन आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और कोई ऑप्शन नहीं हुआ उनके पास। अब सिलेक्शन हुआ है आईपीएस में। उनको आईपीएस बनना नहीं था, उनको बनना था आईएएस, लेकिन वो बन गए आईपीएस, और उसके बाद इसी सर्विस में वो आ जाते हैं। यू नो द डिफरेंस इज कि एक व्यक्ति जिनको आईपीएस ही बनना है, ऐसे बहुत कम लोग हर साल इसमें ज्वाइंट होते हैं। दिस इज ए रियलिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हमें उतने सारे अच्छे एक्सपर्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते। इसी के साथ एक अलग से एग्ज़ाम भी इसकी होनी चाहिए। सारी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आईएएस में सेलेक्ट नहीं हुए तो आईएफएस में नहीं हुए तो आईपीएस में नहीं हुए तो आईआरएस, तो ये चीज़ में एक ज़बरदस्त बदलाव की आवश्यकता है। आपको जनरलिस्ट चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल आईएएस की एग्जामिनेशन अलग कर दीजिए। आपको आईपीएस ऑफिसर्स चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें इसको डिटेल में स्टडी किया जाता है, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस कलेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें हैं। तो स्पेशलिस्ट कुछ इसमें करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट जो हैं इसके आप कर सकते हैं इसको, इसके स्पेसिफिक एक टेम्परामेंट वाले जो लोग हैं इसके लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम थिंग गोज़ विथ आईआरएस एंड अदर सर्विसेज। तो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की जो डिबेट है एक लंबे टाइम से चल रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आईएएस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड भी वही होते हैं। आईआरएस जो हैं जिनके पास थरो डिटेल्स होती हैं, कैसे टैक्स के बारे में, बजट के बारे में। बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपको आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, जबकि पूरे बजट को डिज़ाइन करने में जो मेहनत है वो आईआरएस ऑफिसर्स की होती है, राइट।
आईएएस ऑफिसर्स की एक्सपर्टीज़ बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ आईआरएस ऑफिसर्स की है। तो इस आर्टिकल में ये भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि बहुत सारे इनकम टैक्स, आज हमारे इनकम टैक्स लॉज जो हैं वो काफ़ी मेस में हैं, काफ़ी ख़राब हैं। उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि जो टॉप बॉस है वो आईएएस ऑफिसर्स है, ना कि कोई एक्सपर्ट जैसे कि आईआरएस ऑफिसर। 2019 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी काफ़ी एक अलग फाइनेंशियल ईयर था। मीन्स बहुत सारी चीज़ों में एक्सटेंशन देते देते आपने मार्च से जून का एक फाइनेंशियल ईयर, मीन्स वैसे मार्च से अप्रैल का ही गिना जाता है, लेकिन मई और जून 2 महीनों तक इसको एक्सटेंड किया गया। तो ये सारी गलतियां जो हो रही हैं या फिर ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो मिनिस्ट्रीज़ को या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को हेड नहीं करते, तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। The blame for this squarely rests on the IAS officers who are above the IRS officers. IAS जो हैं ये हमारे देश की स्टील फ्रेम मानी जाती है, हमारा बैकबोन माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक रस्ट, एक जंग लग चुका है और इसको हमें रिफ़्रेश करने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट सर्विसेज के लिए आप स्पेशल लोग को सिलेक्ट कीजिए, और जनरलिस्ट जो आपको चाहिए तो उनके लिए आप जो फ़िलहाल जो एक एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम, तो ये एक जनरलिस्ट इंक्लाइंड एग्ज़ाम ज़्यादा हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसका नेचर जो है ये जनरलिस्ट है रादर देन बीइंग या फिर जो आईआरएस और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि ऐसी सर्विसेज के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फोर्स्ड टू अडॉप्ट न्यू हैबिट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हैबिट्स, राइट, हैबिट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये खास करके आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको काम आएगा ये आर्टिकल, और इसीलिए मैंने आज इसको ऑन बोर्ड लिया है। एक मोटिवेशन नहीं है, दिस इज़ मोर टेक्निकल। मोटिवेशन में शायद ज़्यादा बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन टेक्निकल में प्रॉपर जो टिप्स हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके जीवन में उसका बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स। आज से कुछ 2 महीने पहले, लॉकडाउन के कुछ ही टाइम के पहले, यहाँ पर एक लोकल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर बुक टॉक्स होते हैं। बुक टॉक्स यानी कि कोई भी अगर किताब है तो उसको, जैसे मैंने ये लेक्चर है कि हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ के मैंने आपको एक टाइम के अंदर वो लेक्चर में समझाता हूँ, तो इसी प्रकार से बुक टॉक थी। और उसमें मैंने एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक है, एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक बुक है, तो वो मैंने पढ़ी थी और इसकी नोट्स बनाई और फिर लेक्चर डिलीवर किया था इसके ऊपर। तो उस बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कई बार मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। दिस विल इम्प्रूव योर स्किल्स, राइट। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, आई विल गिव यू जस्ट वन टिप, राइट, फॉर नाउ, इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर टाइम जो है वो कम हो जाएगा। द थिंग इज़, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि आप सोचेंगे कि कल सुबह मैं 6 बजे उठ जाऊंगा या फिर उठ जाऊंगी, राइट। हम ये सोचते हैं कई बार कि हम कल से 6 बजे उठेंगे, हम 9 बजे नहीं उठेंगे, राइट। फिर जब हम नहीं उठ पाते तब हम हमारी सेल्फ को हम कहते हैं कि हमारे में विल पावर ही नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। द थिंग इज़, विल पावर हम सब में होता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि किसी का आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेसिकली विल पावर जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है। अगर आपकी हैबिट्स राइट नहीं है तो विल पावर आप कितना भी क्यों ना हो, गलत हैबिट्स, गलत एनवायरनमेंट में आप है तो विल पावर किसी काम का नहीं रहेगा। तो 9 बजे की ये जो आदत है उसको कैसे चेंज करें? आप एक साथ 6 बजे उठना जो है उसको छोड़ दें, 1% आप इम्प्रूव करें अपने आप को। लेट्स से 9 बजे की जगह आप 8:45 को उठेंगे, जस्ट 8:45, ठीक है। भले ही सुबह उठकर दिन खराब करने से अच्छा है कि आप 15 मिनट थोड़े अर्ली उठ जाएं। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद आप 8:30, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद या फिर हफ्तों के बाद आप धीरे धीरे करके आपकी हैबिट जो है, और रात में भी 15 मिनट जो आप हैं वो पहले, मीन्स अगर आप 11 बजे बेड पर जाते हैं देन 10:45 को चले जाएंगे, 10:30। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो हमारी हैबिट को धीरे धीरे करके बहुत ही, हमारी जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, उसको मजबूत कर देते हैं। और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, विल पावर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, यहाँ पर एक कोविड-19 की वजह से हमारा जो पूरा जीवन है, अलग अलग एस्पेक्ट जो है हमारे जीवन के, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे ऑफिस की हमारी लाइफ हो, सारी चीज़ों को इस कोविड-19 ने डिस्टर्ब कर दिया है।
जनरली हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही चलते हैं, इसलिए हम फ़ोन में भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चलते हैं, जीवन में भी हमारे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी उसी चीज़ को हम ज़्यादातर करते हैं, उसी को कहते हैं हैबिट्स, इसलिए हैबिट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऑटोमेटिकली करें, राइट। सुबह ब्रश करना फॉर एग्जांपल, इट्स ऑटोमेटिक, इजंट इट, आप इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, यू वेक अप एंड गो टू योर वॉश बेसिन और आप फिर ब्रश करते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट जो हम ऑटोमेटिक करते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी की कॉन्शियसली एनर्जी स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो एक नई हैबिट है वो एक लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगी, और कोविड-19 को अगर हमें बदलना है तो हमें हमारी हैबिट्स को भी बदलना होगा। और हमें देखने को मिलता है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रकार से नज है, बिहेवियरल डिज़ाइन नजस। याद आया वो डिस्कशन कि बांग्लादेश में एक चीज़ ट्राई की गई थी कि टॉयलेट के बाहर निकलते हुए जो फुट मार्क्स बनाए थे वॉश बेसिन की तरफ, तो कैसे बच्चे जो हैं वो टॉयलेट में से निकलने के बाद तुरंत ही उस एक प्रकार का इंडिकेशन मिला, वहाँ पर चीज़ें ऐसे आपने ड्रॉ कर दी। तो दिस आर द थिंग्स, दिस आर कॉल्ड नजस। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज करते हैं, आपका बिहेवियर जो है, आपका डिसीजन जो है उसको चेंज करने में मदद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने पर्सनल जीवन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है या फिर कोई सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, तो आप उसकी किताब को, उस सब्जेक्ट की कुछ बुक्स हैं जो आप उसको अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए, उसको कबोर्ड में नहीं टेबल पर रखिए, ताकि आपके सामने रहेंगे और चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उसको उठाकर पढ़ेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव आप अपनी स्टडीज़ के साथ भी कर सकते हैं। हांगकांग और थाईलैंड में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे कि हांगकांग में रेस्टोरेंट्स के बीच में कुछ टेप्स रखी गई हैं ताकि दो टेबल के बीच में जगह हो, लोग बाजू बाजू में ना बैठें। इसी प्रकार से थाईलैंड में भी ऐसे स्टिकर्स रखे गए हैं। कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशंस में भी ऐसी चीज़ें की गई हैं, थिंग्स लाइक दैट, कुछ दुनिया के अलग अलग देशों में। तो हर जगह पर ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। नई हैबिट्स फॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लोकल मोटिव्स। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बताई है बात, तो ये बात कोई नई बात नहीं है, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया है। फॉर एग्जांपल, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो राष्ट्रवादी हमारी आर्थिक नीतियां हैं, तो उसमें भी पता है आपको स्वदेशी अपनाओं को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। मैं एक चीज़ को जेन्युइनली मानता हूँ कि लोग, हमारे देश के लोग जो हैं वो स्वदेशी अपनाने में मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं अच्छे। अगर एप्पल एक कंपनी है यूएसए की, तो उसी को टक्कर देने वाला इंडियन अगर कोई मेक है, तो भारत के लोग जो हैं वो इंडियन मेक को खरीदेंगे, लेकिन वो एप्पल के बराबर या फिर एंड्रॉयड या गूगल जो भी हैं उनके बराबर या फिर उससे अच्छा होना चाहिए। तो ये क्वालिटी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो लोग पैसे भी देंगे और लोग प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे भी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ये एक्सेप्शनल होनी चाहिए, तभी स्वदेशी प्रोडक्ट जो हैं वो ग्लोबल प्रोडक्ट बनेंगे। वरना आप कितनी भी उसके ऊपर भारत का फ्लैग भी उनके कवर के ऊपर क्यों ना हो, लोग वो नहीं खरीदेंगे अगर वो प्रोडक्ट एक्सेप्शनल नहीं है, राइट। ये आपको पसंद आए ना आए, दिस इज़ बेसिक रूल। ये एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स ही चलते हैं आज के ज़माने में, तो यही है। वरना फिर भीड़ में बहुत सारे करोड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पता भी नहीं है कैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने किया, तो उसमें भी हमने कोई फुल्ली, ऐसा नहीं है कि हमने दरवाजे खोले, नो डाउट पहले जो थे उससे काफ़ी दरवाजे खोले, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको फुल्ली हमने अलाउ कर दिया। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि दरवाजे जो हैं वो हमेशा के लिए पूरे खोल दिए। थोड़े थोड़े बैरिकेड्स हमने रखे थे, और शायद यही सारे बैरिकेड्स ने हमारी मदद भी की है। इंसुलरिटी जो थी हमारी, थोड़े बहुत हमने डिस्टेंस मेंटेन किया। ग्लोबलाइजेशन में एंटर भी हुए और ना भी हुए, बॉर्डर पर खड़े रहें, तो इसका फ़ायदा भी हुआ। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो इन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो आपको पता है कि मेक इन इंडिया, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से स्टार्टिंग में जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए उसमें से एक मेक इन इंडिया भी था, यानी कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को नफरत करना, लेकिन भारत की जो कैपेसिटी है उसको 100% तक ले जाना, और अगर दुनिया के लिए भी हम प्रोडक्ट्स पैदा कर सके तो क्यों नहीं, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा मेक इन इंडिया का एक रीड बिटवीन द लाइन्स अगर आप करें मेक इन इंडिया की, तो यही मैसेज हमें देखने को मिलता है।
यूएसए एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन दवाई के मामले में, मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में हमने देखा कि कैसे यूएसए जो है आज तक सारी चीज़ें चाइना से मंगवाता था, तो फिर झगड़ा होने लगा और ये सारी एपिडेमिक हुई, तो उसके बाद पता चला कि वो कितना वल्नरेबल, कितनी नाजुक सिचुएशन हो गई थी यूएसए की, और इनफैक्ट हो गई है। एनीवे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल ही रहेंगे और ग्लोबल ही होने चाहिए, और ये मेडिकल इक्विपमेंट्स, नेसेसरी आइटम्स जो हैं लोगों की जान बचा सके, ये सारी चीज़ों को तो हमें बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर्स को ध्यान में न रखते हुए ग्लोबली एज ए ह्यूमन बींग्स हमें सोचना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, लिक्विडिटी लाइफलाइन। निर्मला सीतारमन जी ने एक पैकेज अनाउंस किया है, राइट। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत का पैकेज है। इसमें छोटे छोटे बिजनेसेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ रुपीस इमरजेंसी क्रेडिट। फिर जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, गवर्नमेंट उनसे ही चीज़ें खरीदेगी। अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए तो वो लोकल कंपनी से ही, डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदी जाएगी। तो इसमें फॉरेन कंपनी स्टैंडर्ड नहीं भर पाएगी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो लोकल कंपनी है उनको और ज़्यादा बड़ा बनने में या फिर ग्रो करने में ये डिसीजन जो है वो एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा लोकल कंपनीज़ को। तो दिस इज़ ए गुड स्टेप। फिर एम्प्लॉयज़ और टैक्स पेयर्स की बात करें तो ईपीएफ डिडक्शंस स्लैश्ड फॉर 3 months टू 20% फ्रॉम 24% ऑफ सैलरी, इनकम टैक्स रिटर्न्स डेडलाइन एक्सटेंडेड। इसको मैं और ज़्यादा एलोबरेट करूँगा कि ये क्यों है या फिर क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। तो ये पॉइंट फ़िलहाल आप अपने माइंड में होल्ड करके रखिए। दिस विल एनहेंस टेक होम पे इफ़ एम्प्लॉयर्स पास इट ऑन बट डेंट रिटायरमेंट पेमेंट, राइट। ये दोनों पॉइंट्स को हम कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पावर पीएसयू 90,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन को लोन के तौर पर देगी। फिर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, रियल्टी प्रोजेक्ट्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको एक्सटेंड किया गया है, उनकी डेडलाइंस जो हैं उनको एक्सटेंड की गई हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी जो है वो एनबीएफसीज को दी जाएगी। 30,000 करोड़ रुपीस स्पेशल लिक्विडिटी फॉर माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स और एनबीएफसीज के लिए। ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी। मैंने आपको ये बेसिकली आज के फर्स्ट पेज के ऊपर की न्यूज़ आइटम है, तो इसको जब तक आप क्लियरली नहीं पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स को, तब तक आपको ये एडिटोरियल जो है वो समझ में नहीं आएगा। नाउ द थिंग इज़ कि ये पहला पैकेज नहीं है। ओवरऑल जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज है तो उसकी स्टार्टिंग तो हो गई थी मार्च से ही, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इस 20 लाख करोड़ में इंक्लूड किया गया है। गरीबों के लिए जो पैसे हैं, जो खाने पीने की आइटम्स मार्च में गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, और इसके बाद आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LTRO TLTRO के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो जो TLTRO रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, रेपो रेट को कम किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इस लिक्विडिटी पैकेज का या फिर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो हैं इसका ही पार्ट हैं। तो अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो, ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे वो अनाउंस किए हैं। ये जो मेजर है खास करके एमएसएमईज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और लिक्विडिटी को काफ़ी, लिक्विडिटी लाइफलाइन यहाँ पर नाम ही इसलिए है क्योंकि लिक्विडिटी के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा है इस चीज़ का। 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस हैंडेड आउट टू एमएसएमईज। ये 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल यानी कि कोई सिक्योरिटी। आई थिंक मैंने कल आपको समझाया था ये, लेकिन फिर भी एक बार, मान लीजिए किसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास पैसा नहीं है, उनको एक लोन चाहिए, तो वो बैंक के पास जाएगी और बैंक जो हैं, लेट्स से उनको 1 लाख रुपए की लोन चाहिए, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी बैंक जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट करके, उनका नाम, सारी चीज़ें, एड्रेस, बिजनेस क्या है, ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सिक्योरिटी, कोलेट्रल कहाँ पर है? कोलेट्रल इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी दी है कि अगर ये 1 लाख रुपए ये कंपनी एमएसएमई नहीं पे कर पाएगी तो गवर्नमेंट ये 1 लाख रुपए जो है वो बैंक को दे देगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सॉवरेन क्रेडिट, सॉवरेन यानी कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट को गारंटी, इसकी गारंटी जो है वो दे रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके साथ द गवर्नमेंट कुड हैव स्पेसिफाइड इंटरेस्ट कैप। गवर्नमेंट को एक और चीज़ करनी चाहिए थी, वो ये थी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा ये स्पेसिफाई कर देने की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो अलग रेट होगा, अगर आप किसी दूसरी बैंक में, एक्सिस बैंक में जाएंगे तो अलग रेट होगा। तो इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता थी। इसके साथ
ये जो स्कीम है उसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता थी अक्टूबर 31 तक नहीं, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक इसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता थी। आई थिंक फ्यूचर में इसको चेंज किया जा सकता है। फिर मॉनसून के टाइम पर कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डल हो जाती हैं, तो इसका बेनिफिट कितना ज़्यादा होगा ये भी एक सोचने का विषय है। 20,000 crore partially guaranteed subordinate debt program and 50,000 crore funds scheme will help the boost equity portion of MSME में इक्विटी इंजेक्ट भी की जाएगी। NBFCs की बात करें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करती है, और माइक्रो फाइनेंसेस जो हैं तो उनको लिक्विडिटी बूस्ट दी गई है 30,000 करोड़ रुपीज़ की। ये सारे पॉइंट्स हमने वैसे भी देख लिए हैं। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो 90,000 करोड़ रुपीज़ लोन के तौर पर देगी। तो इससे जो स्टेट की जो ये डिस्कॉम्स हैं इनको जो ये स्ट्रेस्ड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं जिसको डिस्कॉम्स कहते हैं, तो उनको भी एक प्रकार से पैसे मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी सप्लाई जो है वो 24/7 चलती रहेगी। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि 3 महीनों के लिए प्रोविडेंट फंड जो हैं, ये जो पॉइंट मैंने बताया कि आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मिनट, तो ये प्रोविडेंट फंड में 3 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, जून, जुलाई और अगस्त के लिए। तो इससे होगा ये कि वे सारी कंपनीज जिसमें 90% जितना स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपये से पर मंथ 15,000 या फिर उससे कम है, और ऐसी कंपनी में 100 लोग से कम काम करते हैं ऐसे लोग, तो ऐसी कंपनीज को ये बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट जो इसमें रिडक्शन दे रही है तो इससे लगभग आप समझ लीजिए कि 6,750 करोड़ रुपीज़ की लिक्विडिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। और टैक्स में जो डिडक्शन किया गया है, फॉर एग्जांपल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, तो इसमें रिडक्शन जो किया है गवर्नमेंट ने, तो इसमें सारी चीज़ें, सिर्फ सैलरी नहीं लेकिन इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड, रेंट पेमेंट्स, तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीज़ की लिक्विडिटी जो है वो इससे इंजेक्ट होगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। फिर बात करते हैं प्लान टू रिवाइव ब्रोकन इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर बात बताई ये है कि फ्री फूड और कैश, सबसे ज़्यादा हमें इसके ऊपर जोर देना चाहिए। कैश की बात करें तो 3 महीनों के लिए हर एक परिवार को 7,000 रुपये पर मंथ देने चाहिए। और फूड की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल को 10 किलो खाने पीने की चीज़ें, फूड ग्रेन्स जो हैं वो पर मंथ हमें देने होंगे 3 महीनों के लिए, 7,000 रुपये 3 महीनों के लिए, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो 6 महीनों के लिए। अगर 20% पॉपुलेशन वॉलंटरी ड्रॉप आउट करे तो ये इसका टोटल होगा 3% ऑफ आवर GDP। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास इनाफ फूड का स्टॉक है। राबी की फसल जो है उसमें 40 मिलियन टन और ज़्यादा ऐड होगा इस स्टॉक में। और कैश ट्रांसफ़र्स जो हैं, जब हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो रेंट पर जो उनका मकान है, दुकान है, या फिर जो भी कोई चीज़ें हैं, रेंट ही नहीं, सिर्फ जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो चीज़ें खरीदेंगे, तो ये एक बेस्ट स्टिमुलस होगा कि लोगों के पास पैसे आएंगे और वो ये पैसों का खर्च करेंगे जो भी चीज़ें उनको नेसेसरी चीज़ें चाहिए। तो इससे लिक्विडिटी जो है वो सर्कुलेट, या फिर पैसे जो हैं वो सर्कुलेट होते रहेंगे, और डिमांड जो है लोकल प्रोडक्ट्स की, लोकल मार्केट्स की, वो इंक्रीज़ होगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसका हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो जो लोग अपने घर वापस चले गए हैं तो उनको वापस शायद हम सभी को ना बुला पाएँ, लेकिन जो वहीं पर रहना चाहते हैं तो उनको हमें वहाँ पर ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो MG नरेगा के तहत 100 दिनों की लिमिट है उसको भूल जाना चाहिए। जब भी उनको काम चाहिए तब हमें देना चाहिए। तो MG नरेगा को हमें फ्लेक्सिबल बनाना होगा। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का वर्क तो इसमें है ही, लेकिन इसी के साथ रूरल एंटरप्राइजेस और केयर गिविंग एक्टिविटीज़, राइट, जो महिलाएं बच्चों का ख्याल रखती हैं तो उनको भी MG नरेगा के तहत हमें कवर करना चाहिए। कि अगर लेट्स से पेरेंट्स जो हैं, एक गांव में अगर 20 ऐसे कपल हैं तो एक या फिर 2 फीमेल्स जो हैं वो बच्चों का ख्याल रख सकती है, बाकी के जो लोग हैं वो काम करने के लिए जाएंगे, तो बाकी के 38 लोगों को MG नरेगा का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इन दोनों को नहीं। तो इन दोनों को भी उसमें हमें कवर करना चाहिए, क्योंकि ये जब बच्चों को देखभाल करते हैं तभी ये 38 लोग जो हैं वो काम करने जा सकते हैं, इसलिए। इसके साथ चाइना में ऐसा है, चाइना में टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज हैं जिसको TVEs कहते हैं। तो उसमें जो लोकल बॉडी हैं उनकी जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें भी MG नरेगा
की तरह फ़ायदा मिलता है, तो इसी तरह से पंचायत की जो एंटरप्राइजेस हैं उसको भी हमें एमजी नरेगा का सपोर्ट देना चाहिए। खेती बाड़ी के लिए भी किसानों को सपोर्ट देने के लिए एमजी नरेगा, उनके वहाँ के जो खेत मजदूर हैं तो उनको एमजी नरेगा के तहत हमें कवर करना चाहिए फॉर टाइम बीइंग। और अर्बन एरिया में भी एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की आवश्यकता है, खास करके एमएसएमईज जो हैं उनको पैसे आप दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप उनको इस प्रकार की स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स में कवर करेंगे तो उन मजदूरी देने का जो उनका खर्च है वो कम हो जाएगा और बिजनेसेस जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। इसी के साथ हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन, बोथ एट रूरल एंड अर्बन लेवल, हमें ये दोनों चीज़ों को और ज़्यादा पैसे और सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह भी एक सुझाव दिया गया है कि जो हमारे देश के टॉप 1% जो हमारी पॉपुलेशन है उनके ऊपर अगर 2% आप टैक्स लगाएं, वेल्थ टैक्स, और उनको जो हर साल जो प्रॉपर्टी मिलती है फॉर एग्जांपल, तो 33% टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स अगर लगाया जाए उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो लगभग 10% जीडीपी जो है देश की, उतने पैसे गवर्नमेंट को मिल सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम कोविड-19 के बाद का जो जीवन है हमारा उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो 3000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं हर रोज़ के। 3.6 मिलियन जो हमें इंडियन लैब्स को मिलने वाले थे वो थोड़े टाइम के बाद मिलेंगे या फिर लेट हो गए, क्योंकि दिसंबर से ये जो यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है इसके डोनेशन जो हैं ये वॉच लिस्ट के तहत हैं। सीएपीएफ की कैंटीन में अब स्वदेशी आइटम्स ही मिलेगी। ताइवान जो है वो भारत के साथ हाथ जोड़ना चाहता है या फिर हाथ मिलाना चाहता है, दैट वुड बी द राइट वर्ड, हाथ मिलाना चाहता है, हैंड्स ज्वाइन करना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है इन हेल्थ सेक्टर। 21 स्टेट्स का जो नुकसान हुआ है वो है 97,100 करोड़ रुपीज़। ये रेवेन्यू लॉस हुआ है, कलेक्टिव रेवेन्यू लॉस, टोटल इतना लॉस हुआ है इन स्टेट्स को इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और एसी यूज़ करने की, एयर कंडीशन जो है उसको यूज़ करने की गाइडलाइंस इशू की है गवर्नमेंट ने। और नेपाल ने ये बताया है कि भारत रास्ते का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है काला पानी टेरिटरी में, ये टेरिटरी एज पर नेपाल उनकी है, तो वो फिर भारत को हैंड ओवर नहीं की जाएगी। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।